Next is circular motion and centripetal force. So what is circular motion? What do you know circular motion? नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज सर्कल में घूम रही, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. So circular motion is the movement of an object along the circumference of a circle or rotating along a circular path. कोई भी चीज़ अगर कोई सर्कल के सर्कमफ्रेंस में घूम रही, सपोज आपने एक थ्रेड लिया है और उस थ्रेड को स्टोन या बकेट टाई की है और उसको गोल 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 घुमा रहे हो, तो ये जो बकेट है या जो थ्रेड है दैट विल एक्सपीरियंस अ सर्कुलर मोशन. ये क्या होगा, सर्कल के अराउंड घूमेगा और इसी मोशन को क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotating along a circular path. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. सो देखो सर्कुलर मोशन का अनदर एग्जांपल, टिप ऑफ द फैन. अगर हम कोई फैन चला रहे हैं तो फैन की जो टिप है, ये जो ब्लेड है फैन के, वो एक्सपीरियंस करेंगे सर्कुलर मोशन, यानी ये पार्ट गोल 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 घूमेगा सर्कुलर मोशन में. अनदर एग्जांपल, टिप ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन या टिप ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. अगर कोई विंड मिल घूम रहा है तो उसकी ये जो ब्लेड के टिप है ये भी घूमेंगे और उनसे जो मोशन क्रिएट होगा दैट मोशन इज कॉल्ड एज ए सर्कुलर मोशन. आई होप गॉट इट. So circular motion is nothing but a motion in a circle. So circular motion is any motion of an object in a circular path. That thing is called as a circular motion. Next thing we going to study centripetal force. So अब हमें समझ में आया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, पर इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स नेसेसरी होता है उस फोर्स को कहेंगे हम सेंट्रिपिटल फोर्स. अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स यानी एक फोर्स है जो एक्ट करता है मूविंग अलॉन्ग द सर्कल. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके अलॉन्ग वो एक्ट करेगा एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंट्रिपिटल फोर्स किस तरफ डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. अनदर एग्जाम्पल, वही वो लड़की जो बकेट घुमा रही है, ये वो बकेट सर्कुलर मोशन में घूमेगी और उस सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जो स्ट्रिंग पे उसके हाथ पे जो फोर्स महसूस होगा दैट फोर्स विच कीप्स द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए मदद करता है. वही एग्जाम्पल देख लेंगे, ये बकेट घुमा रहा है तो वो बकेट को सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए जो भी फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स, अब जो भी ऑब्जेक्ट घूमेगा या स्टोन घूमेगा, अगर हमने उसको रिलीज किया तो वो जाएगा हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. यहाँ पे ये पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस वाले पाथ पे, तो ये ऑब्जेक्ट इस वाले पाथ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ड्यू टू द सेंट्रिपिटल फोर्स. अगर हमने ये स्टोन को या बकेट को सडनली छोड़ दिया तो वो हमेशा जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाएगी. अगर यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ, यहाँ से छोड़ेंगे यहाँ, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब कोई भी फोर्स, अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स. दोनों चीज समझ में आएगी, सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स. सर्कुलर मोशन यानी व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के पाथ में घूम रहा है या सर्कल के सर्कमफ्रेंस जैसे घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्कुलर मोशन.
और उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन रखने के लिए, सर्कुलर मोशन पे रखने के लिए जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ए केपलर्स लॉ। ये केपलर्स लॉ एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लॉ हमेशा बोर्ड्स एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पहले हम केपलर्स लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद वो 3 लॉ देखेंगे, और वही तीनों लॉ, यही जो तीनों लॉ पढ़ने वाले हैं वो तकरीबन हमेशा एग्जाम के लिए आते ही आते हैं। तो द प्लूटोमी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड द प्लैनेटरी मोशन। ये जो साइंटिस्ट है, लुक एट दिस साइंटिस्ट, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया। उसके बाद उसके रिसर्च को यूज किया गैलीलियो ने, और गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया। गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड पोजीशन वर मेड विद नेकेड आइज। आपको पता होगा ये गैलीलियो ये पर्सन है जिसने पहली बाइनोकुलर्स बनाई है, पहली दूरबीन जिसने बनाई है वो है गैलीलियो। और उन्होंने सभी ऑब्जर्वेशन जो है प्लैनेट के और उसकी पोजीशन के किए विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज, क्योंकि उस टाइम तो अच्छी वाली बाइनोकुलर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, मतलब उस टाइम इन्वेंट ही नहीं थी। यही पर्सन थे जिन्होंने बाइनोकुलर को इन्वेंट किया। एंड बाय द 16th of the century a lot of data were available about the planetary positions and motion। और जब तक टाइम आया 16th सेंचुरी तब तक बहुत सारा डेटा अवेलेबल था प्लैनेटरी मोशन और प्लैनेट्स के बाद। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट अब हमारे साइंटिस्ट की एंट्री होती है। उनका नाम है जोहान्स केपलर। स्टडीड दीज लॉज एंड ही नोटिस दैट the planet follow the certain law and he stated the 3 laws describing the planetary motion। ये जो साइंटिस्ट है, क्या नाम है इनका, केपलर। इन्होंने क्या किया, नोटिस किया द मोशन ऑफ द प्लैनेट टू फॉलो द सर्टन लॉज। प्लैनेट जो भी घूमते हैं वो सर्टन लॉज की तरह घूमते हैं, सर्टन लॉ के तहत घूमते हैं, और वही पाथ, वही चीज़ें फॉलो करते हैं। और उसी के ऑब्जर्वेशन पे बेस पे उन्होंने 3 लॉ बनाए, and these laws are called as a Kepler's laws of motion। So let us study one by one। Before studying the Kepler's law हमें इलिप्स सीखना है। क्या है इलिप्स, और कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे इलिप्स के बारे में, और वो सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। Do you know an ellipse is the curve obtained when a cone is cut by the inclined plane। जब भी कोई कोन को हम inclined plane में ऐसे कट करते हैं, नॉर्मली कोन ऐसे होता है, और उसे सीधा कट किया तो हमें मिलेगा सर्कल, मगर अगर हमें उसको इंक्लाइन प्लेन में कट किया तो ये अंडे जैसा मिलेगा। और इसी फिगर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलिप्स। ये केपलर्स के लॉ को पढ़ने से पहले इलिप्स और उसके कंसेप्ट जानना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे, तभी आप केपलर्स लॉ को ढंग से पढ़ सकते हो। सो एन इलिप्स इज ए कर्व ऑब्टेन व्हेन द कोन इज कट बाय एन इंक्लाइन प्लेन। कोई भी कोन को अगर इंक्लाइन प्लेन में कट किया जाए तो हमें क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है। सो इलिप्स दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, लाइक एन एग की तरह इसका कुछ शेप है। अब इलिप्स हैज ए 2 पॉइंट। इलिप्स देखो, इलिप्स को ऐसे और ऐसे, अब हमने ये कर दिया तो ये जो हमें बीच वाला पोर्शन मिलेगा इसको कहेंगे हम सेंटर। ये वाले बीच वाले पोर्शन को क्या कहेंगे हम, सेंटर। और इस पे 2 फोकस होते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। पहले वाले फोकस को इसको कहेंगे फोकस। ये जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स को कहेंगे हम फोकस। और इलिप्स को कितने फोकस होते हैं बच्चों, 2 फोकस होते हैं। पहले फोकस को क्या कहेंगे हम, F1, और दूसरे फोकस को कहेंगे F2। एंड द प्लूरल ऑफ दिस फोकस इज फोसाई। फोकस के प्लूरल को क्या कहेंगे हम, फोसाई। और इस कारण 2 एक्सिस बने हैं, इसको कहेंगे हम सेमी माइनर एक्सिस। ये जो एक्सिस बना है, ये वाला एक्सिस या ये वाला एक्सिस, किसी को भी ले सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला। इस एक्सिस को कहेंगे हम सेमी माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ा वाला बन रहा है यहाँ पे उसको कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें फॉर द इलिप्स। सो इलिप्स कैसे बनता है हमें पता चला। जब भी कोई कोन को हम इन्वर्स प्लेन में या इंक्लाइन प्लेन में कट करते हैं तो हमें इलिप्स मिलता है। और इलिप्स के 2 फोकस होते हैं और उनको फोकल पॉइंट बोला जाता है, उनको F1 या F2 बोला जाता है। और इलिप्स के 2 एक्सिस भी होते हैं। फर्स्ट एक्सिस को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस
और सेकेंड एक्सिस को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। अब ये नॉलेज आपको सफिशियंट है के प्लस लॉ को पढ़ने के लिए। सो वंस ये समझ गए आपको इलिप्स क्या है फोकस और क्या है एक्सिस। एक्सिस को कुछ ज़रूरत नहीं है, खाली हमें लग रहा है फोकस। सो लेट अस स्टडी द केपलर्स फर्स्ट लॉ। और केपलर्स के फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्यों उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहेंगे, स्टेटमेंट से पता चलेगा। सो स्टेटमेंट है उसका, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। बहुत इजी लॉ है, देख लो स्टेटमेंट से पता चल रहा है। द ऑर्बिट यानी बच्चों जो भी शेल या पाथ है, जिस पाथ पे प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड, इज एन इलिप्स। मतलब जो भी पाथ लेगा प्लैनेट वो हमेशा कौन से शेप में होगा, दैट पाथ विल बी इन एन फॉर्म ऑफ इलिप्स एंड सन इज एट वन ऑफ द फोसाई। और जो सन होगा वो इस प्लैनेट के कोई तो एक फोकस पे होगा। फोसाई उसका प्लूरल है, आइदर इस पोर्शन पे होगा, ये पहला फोकस है हमें पता है, इसको हमने F1 कहा था। या अगर इस पोर्शन में नहीं हुआ तो सन कहाँ पे होगा बच्चों, इस सेकेंड फोकस। मतलब F1 या F2 इन फोकस पे ही कहीं तो सेंटर होगा। और जो भी प्लैनेट है, सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ प्लैनेट मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी अराउंड द इलिप्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, या इलिप्स के फॉर्म वाले, ये देखो इस वाले इलिप्स के फॉर्म वाले शेप से उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। बस इतना सा लॉ है, बहुत इजी लॉ है। समझ में आ रहा है केपलर्स फर्स्ट लॉ? केपलर्स फर्स्ट लॉ बड़ा सीधा कह रहा है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो भी ऑर्बिट होगी प्लैनेट की, यहाँ पे देखो प्लैनेट अर्थ लिया है मैंने, इस अर्थ की ऑर्बिट जो भी घूमेगी अराउंड द सन वो होगी इलिप्स। और जो सन की पोजीशन होगी वो सन की पोजीशन होगी आइदर फोकस यहाँ पे होगी आइदर फोकस F1 और F2, यानी दोनों कहीं इन दोनों F1 या F2 की पोजीशन पे कहीं तो क्या होगी, सन की पोजीशन होगी। सन कभी भी सेंटर में नहीं होगा। और जो ऑर्बिट होगा वो ऑर्बिट कैसे घूमेगा प्लैनेट, अराउंड द ऑर्बिट इन एन इलिप्टिकल और इलिप्स पाथ। समझ में आ रहा है, गॉट इट? वही हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन की पोजीशन मैंने एस से रिप्रेजेंट की है और यहाँ पे मेरा प्लैनेट है, प्लैनेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। और ये घूमता है, ये देखो बी सी डी ई एफ कम बैक टू ए इस पोजीशन में, और सन की पोजीशन है एट द फोकस। गॉट इट? फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। जब भी एग्जाम में आए तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट लिखने, लाइक के प्लस फर्स्ट लॉ, के प्लस सेकेंड लॉ एंड के प्लस थर्ड लॉ, और उसके साथ ड्राइंग मस्ट है बच्चों। ये 3 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखो तीनों लॉज के स्टेटमेंट लिखो और उसकी डायग्राम बनाओ। सो मूविंग टू द के प्लस सेकेंड लॉ। के प्लस सेकेंड लॉ को ही कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज। अब देखो ये इसको लॉ ऑफ एरिया क्यों कहते हैं? स्टेटमेंट देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो 2 चीजें इसमें, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो कैसे, हमें तो पता है अभी सन कोई तो एक फोकस पे होगा और प्लैनेट मूव करेगा इलिप्स में। अब देखो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो क्या है, पहले मेरा प्लैनेट ए पोजीशन पे था और सेम टाइम, कुछ भी टाइम लेंगे हम, सपोज टाइम लेंगे हम 1 डे। एक डे में, 1 डे में ये प्लैनेट ने ए से बी पोजीशन क्या कर दी, कवर कर दिए। अब ए से बी पोजीशन कवर करने के बाद उसने ये वाला एरिया क्या कर लिया, स्वीप। अब 1 डे में एक ये स्वीप कर दी,
अब उसके बाद सी पोजीशन पे चला गया, अगेन 1 डे में मैंने देख लिया तो वो डी पोजीशन पे चला गया, तो उसने ये एरिया स्वीप कर लिया। और तीसरा 1 डे में ये एरिया स्वीप कर लिया। अगर हमने तीनों शेडेड पोर्शन का, ये वाले सेक्शन है ना, ये तीनों सेक्शन का अगर हमने एरिया फाइंड कर लिया तो एरिया विल बी इक्वल। दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस सेक्शन एंड एरिया ऑफ दिस सेक्शन विल बी इक्वल। समझ में आ रहा है कैसे? देखो फिर से एक बार ध्यान दो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, कोई भी लाइन जो ज्वाइन कर रही प्लैनेट को। अब इस एनिमेशन में देखो, अर्थ यहाँ पे थी और कुछ इक्वल टाइम में हम टाइम लेंगे अभी डेल्टा टी, इस पोजीशन से अर्थ इस पोजीशन से गई। अब ये लाइन और ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो इतना एरिया क्या कर दिया, अर्थ ने स्वीप कर दिया। ठीक है, उसी टाइम में अर्थ की पोजीशन अब थोड़े टाइम में यहाँ से मूव कर लिया, स्वीप कर लिया इस वाले पोर्शन में, यानी इतना एरिया स्वीप कर लिया ये लाइन ज्वाइन करके, जो एरिया स्वीप कर रहा है। तो केपलर बोल रहा है अगर टाइम टी सेम है, टाइम डेल्टा टी जो भी हो, 1 मिनट 2 मिनट 1 डे, जो भी ये स्वीप करता है सन के बाद वो इक्वल एरिया होता है। मतलब मैंने अगर इसको 1 नाम दिया, एरिया 1, और इसको एरिया 2 नाम दे दिया, तो एरिया 1 और एरिया 2 इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एंड दिस इज द केपलर्स सेकेंड लॉ। गॉट इट? केपलर्स सेकेंड लॉ बहुत इजी है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, कोई भी लाइन जो ज्वाइन कर रही है प्लैनेट और सन, स्वीप्स, स्वीप मतलब ये एरिया इन इक्वल टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो भी हमने इंटरवल लिया, यहाँ पे डेल्टा टी लिया, यहाँ से गया इधर तक, यहाँ पे डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी, सेम टाइम को हमने क्या कर दिया, स्वीप करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल एरिया। मतलब हम लिख सकते एरिया ऑफ, हम लिख सकते एरिया ए एस बी। अब देखो ये ए एस बी इक्वल होगा एरिया डी एस सी, डी एस सी इक्वल होगा एरिया एस ई एफ। और यही है मीनिंग केपलर्स के सेकेंड लॉ का। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ,